नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम एडीओ का जो नया सब्जेक्ट है आजीविका वो शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। इकाई 1 में अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इकाई 1 में ये टॉपिक लिखा हुआ है। तो आज इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट हम करेंगे और वीडियो के अंत में इस टॉपिक से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ 2012 एडीओ एग्ज़ाम में, 2017 एडीओ एग्ज़ाम में आए हुए हैं उसको सॉल्व करेंगे। उसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हमारे द्वारा बनाए गए हैं आज के क्लास से संबंधित वो भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये आजीविका का पहला क्लास है तो डेमो के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपको कंप्लीट एडीओ का पैकेज चाहिए तो एप्लीकेशन में अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे पास एडीओ का 2 पैकेज अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो कंप्लीट सिलेबस खरीद सकते हैं। इसका प्राइस अभी ऑफर प्राइस मात्र 2799 रुपये। और एडीओ का अगर पंचायती राज, ग्रामीण विकास और आजीविका इनका सब्जेक्ट, इन सारे सब्जेक्ट का अगर आप खरीदना चाहो तो 1799 रुपये में इन तीनों सब्जेक्ट का भी अलग से आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस जितने भी पैकेज हम बता रहे हैं इसमें आपको डेमो अवेलेबल है। अनलिमिटेड व्यूज़ है, जितने बार चाहे वीडियो को देख सकते हो, जितने बार चाहे पीडीएफ को ओपन कर सकते हो। 24/7 एक्सेस है, मतलब आप जब भी चाहो क्लास देख सकते हो। अगर आप वर्किंग हो तो 24 घंटा जब भी आपको फ्री टाइम मिले आप रिकॉर्डेड क्लास रहेगा उसको कभी भी देख सकते हैं। तो रिकॉर्डेड क्लास है तो अगर आपको कोई डाउट भी आता है तो चैट का भी सपोर्ट है, आप चैट में एप्लीकेशन में डाउट वगैरह पूछ सकते हो। और ऑफलाइन एक्सेस है, आप चाहो तो वीडियो को डाउनलोड करके भी देख सकते हो। अधिक जानकारी के लिए एक मैंने अलग से ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो ये जो नंबर है 9399958991 इसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप या टेलीग्राम नंबर है भी है, इसमें आप चैट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सब्जेक्ट का नाम जैसे मैंने बताया आजीविका। आजीविका का ये पहला लेक्चर है, इसलिए आप डेमो के तौर पे इसको यूट्यूब में भी देख सकते हैं। और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ऐसे बहुत सारे डेटास मैं आपको आज बताने वाला हूँ जो किसी बुक में या फिर नेट में भी आसानी से आपको मिलेगा नहीं, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है एकदम। मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन आपके 100% बनना तय ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका। पहले समझेंगे हम भारतीय कृषि और ये समझेंगे कि जो कृषि है वो भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ख़ास तौर से जो गांव की अर्थव्यवस्था है, यूँ कहें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तो उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है भारतीय कृषि। ये एक टॉपिक का नाम है। और अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया ही नहीं गया है और इससे बहुत क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति ये सब लिखा हुआ है तो उसको आप चाहे तो बुक में कुछ फैक्चुअल डेटा तो मिल जाएगा, लेकिन जो स्टोरी है उसका जो बहुत डिटेलिंग है वो आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, आपको एक्चुअल में पता चल जाएगा कि पढ़ना कैसे और एडीओ में क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी तरीके हम शुरू करते हैं क्लास। कृषि के बारे में हम पढ़ते हैं। तो कृषि क्षेत्र जो है भारतीय अर्थव्यवस्था का आधारभूत स्तंभ है। ठीक है, अभी जैसे आज की डेट में हम देखें तो उद्योग सेक्टर हो गया, मतलब आपका उद्योग क्षेत्र हो गया, सर्विस सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र हो गया, इसमें काफ़ी विकास हुआ है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था 1947 के बाद, तो उस समय मान के चलिए कि जो जीडीपी का लगभग 50-52% हिस्सा हुआ करता था वो कृषि क्षेत्र से ही आया करता था। तो इसीलिए कृषि को आधार स्तंभ माना गया है भारतीय अर्थव्यवस्था का। आप सभी को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि और इससे संबंधित क्षेत्र से ही जो भारत की अधिकतर जनसंख्या है, खासकर ग्रामीण जनसंख्या, उसकी आजीविका की पूर्ति होती है। मतलब आजीविका का मुख्य साधन है। आजीविका मतलब रोजी रोटी का मुख्य जरिया है कृषि। यह सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी क्या होता है, भारत के अंतर जितने भी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है उसका कुल लागत मूल्य जो होता है उसको जीडीपी कहा जाता है। तो जीडीपी में जो कृषि क्षेत्र है, मतलब कृषि क्षेत्र से जितना फसल का उत्पादन वगैरह होता है उस तौर पे देखें तो कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा आज भी योगदान है। और भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड मतलब रीढ़ की हड्डी कृषि को कहा जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र या कृषि को कहा जाता है। कृषि के माध्यम से खाद्यान्न तो उपलब्ध होता है, मतलब जो हम खाते हैं वो तो कृषि से उपलब्ध होता है, लेकिन बहुत सारे उद्योगों के लिए कच्चा माल भी कृषि से ही उपलब्ध होता है। मतलब बहुत सारे जो इंडस्ट्री है वो कृषि से ही चलता है, क्योंकि कच्चा माल कहाँ से मिलेगा? कृषि से ही मिलेगा। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा था, ये कथन याद रख सकते हैं, महात्मा गांधी के अनुसार कृषि भारत की आत्मा है।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए निम्न में से यह कथन किसने कहा था। कृषि भारत की आत्मा है, महात्मा गांधी ने कहा था। और लॉर्ड मियो के शब्दों में भारत की उन्नति और सभ्यता कृषि पर आधारित है। तो कृषि को बहुत अगर हम पहले भी देखें तो बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण था, आज भी है और हमेशा ही रहेगा। वर्तमान में देश के 58.2%, एग्जैक्ट डेट आप याद रख सकते हैं, या तो राउंड फिगर करके क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है, अगर ऑप्शन आ रहा है तो 60% है ना। वर्तमान में लगभग 60%, या एग्जैक्ट डेटा आप याद रखें तो 58.2% आबादी को रोज़गार जो है कृषि से ही मिलता है। तो अगर हम देश में जैसे देखें कि लगभग 130 करोड़ की जनसंख्या, उसमें से 58% मतलब लगभग 80 करोड़ के आसपास लोगों को रोज़गार तो कृषि से ही मिलता है। अब एक शब्द है सकल मूल्य वर्धन, उसको मैं पढ़ा देता हूँ। इसका इंग्लिश होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड, क्योंकि जैसे मैं अभी कुछ देर बाद आर्थिक समीक्षा भारत का पढ़ाने वाला हूँ 2021-22, उसमें कृषि से रिलेटेड डेटा जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अब जीडीपी ना लिख के सकल मूल्य वर्धन या जीवीए लिखा होता है। तो पहले आप जीवीए को समझ लो कि जीवीए क्या होता है। देखिए जीडीपी क्या होता है, पहले मैं जीडीपी को समझा देता हूँ, उसके बाद मैं जीवीए को समझाऊँगा। सकल घरेलू उत्पाद ये क्या होता है, किसी अर्थव्यवस्था या देश के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी एक निर्धारित अवधि के लिए, साधारणतः 1 वर्ष के लिए ही माना जाता है। 1 वर्ष के लिए देश में जो कुल उत्पादित वस्तु और सेवा होता है उसका जो कुल मूल्य होता है, मतलब देश भूमि के अंदर कुल वस्तु और सेवा का जितना भी उत्पादन किया जाता है 1 साल के अंतर्गत, उसको जीडीपी माना जाता है। लेकिन 2015-16 से सकल मूल्य वर्धन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया। सकल मूल्य वर्धन में क्या होता है, जीडीपी में अगर कोई सब्सिडी मिलता है उत्पादों पर, अगर कोई उत्पादों पर गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलता है और उत्पादों पर कुछ कर लगाया जाता है, तो सब्सिडी को जोड़कर और उत्पादों पर जो कर लगाया है उसको घटाकर जीडीपी में जो कैलकुलेट किया जाता है उसका अर्थ होता है सकल मूल्य वर्धन। ठीक है, एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि अगर कोई कंपनी 20 रुपये का ब्रेड बेचती है और इससे बनाने में उसको कितना इनपुट हुआ, 16 रुपये का इनपुट, मतलब 16 रुपये का खर्च हुआ कच्चे माल में, और इस तरीके से उसको कुल जो इनपुट जो दिया 16 रुपये दिया, तो बचा कितना, 20 में अगर 16 घटाएं तो 4 रुपये बचा। तो 4 रुपये को आप सकल मूल्य वर्धन या फिर जीवे का संग्रहण मान सकते हैं। ठीक है, तो सकल मूल्य वर्धन जीडीपी में उत्पादों पर सब्सिडी माइनस उत्पादों पर कर। ठीक है, अगर आपको एकदम से याद नहीं रखना है या फिर सीधा जीवीए क्या है वो अगर आप याद रखना चाहें तो भी काम चल सकता है, लेकिन आप याद रख लेना। ये तो इकोनॉमिक जो आपका इंडियन इकोनॉमी का जो लेक्चर है उस सब में कवर किया जाता है, लेकिन इसलिए मैं आपको पढ़ा दिया क्योंकि पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, ताकि आप जैसे डेटा पढ़ते हो तो उसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं बुक में ऐसा ये जो डेटा है मैं अभी पढ़ाने वाला हूँ, ये जो आंकड़ा है वो ऑफिशियल आंकड़ा है। इसका सोर्स जो है www.indiabudget.gov.in है ना, भारत का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये। इससे आप क्या कर सकते हैं, आर्थिक समीक्षा का PDF 2021-22 का PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये डेटा लिखा हुआ मिलेगा। देश के सकल मूल्य वर्धन में 18.8% 2021-22 में कृषि का जो सकल देश के सकल मूल्य वर्धन मतलब जीवे में जो हिस्सेदारी है वो 18.8% है। कहीं कहीं बुक में देश के जीडीपी में कितना हिस्सेदारी आंका गया है तो 18.18% लिख दिया गया, लेकिन अगर आप चाहें तो याद रखेंगे वो जीडीपी नहीं जीवीए है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए और उसमें जीडीपी ना लिख के जीवीए लिखा रहे तो आप याद रखेंगे 18.18%, तो ये डेटा आप याद रखेंगे। ठीक है, पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया है तेज़ी से, जो कार्यबल का सबसे बड़ा नियोक्ता है, और देश के सकल मूल्यवर्धन जीओ में 18.8% 2021-22 के हिसाब से हम देखें तो ये अनुमानित है, और 2020-21 में 3.6% तथा 21-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसमें ये कुछ डेटा जो है वो याद आपको रखना है। ठीक है, अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में जो जीवीए था कृषि क्षेत्र का, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कुल जीवीए में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का जीवीए का प्रतिशत, मतलब ओवरऑल जितना भी जीवीए है देश का उसमें कृषि क्षेत्र का कितना हिस्सेदारी है, तो 2020-21 में 20.2 था। अब लेटेस्ट डेटा याद रखेंगे 21-22 में कितना अनुमानित है, 18.8 याद रखेंगे 18, और ये जो 18 है उसमें आप
ये जो 8 है उसी को जोड़ देंगे तो 18.8% या 188 याद रख लेना, 18.8% याद रखना है आपको, 18.8% ये डेटा इंपॉर्टेंट है। और वृद्धि की बात करें, ये तो हिस्सेदारी हो गई, कृषि क्षेत्र में वृद्धि कितनी देखी गई तो 2020-21 में 3.6 और 21-22 में 3.9 अनुमानित है। कृषि संबद्ध क्षेत्रों में वृद्धि ये ग्राफ से आप याद रख लेंगे और ये एकदम ऑफिशियल डेटा है ना, आप चाहें तो मैंने सोर्स बता दिया, वहाँ से आप देख सकते हैं। वर्ष 2020-21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका जो कितना टन उत्पादन है ये याद रख सकते हैं, 308.65 मिलियन टन उत्पादन होने का अनुमान है ना। तो ये चाहे तो डेटा वगैरह आप याद रख सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मैंने आपको पढ़ाया जो पूछा जा सकता है। वर्ष 2020-21 में देश को निर्यात से होने वाली जितनी भी आय, मतलब कुल जितने चीज़ें हम बाहर भेजते हैं, देश की जितनी भी चीज़ें हम बाहर भेजते हैं उससे जो पैसा आता है, मतलब निर्यात से जो पैसा आता है उसमें प्रत्यक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट 10.24% कृषि क्षेत्र से आया है और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 25% जो है कृषि से प्राप्त हो जाता है। कृषि की जैसे भूमिकाएं आपको पता है कि कृषि से खाद्यान्न तो मिलता है, लेकिन कृषि की बहुत सारी और भूमिकाएं हैं, जैसे उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है, पशुओं के लिए चारा मिलता है, सेवा क्षेत्र में भी कृषि का योगदान है, अन्नपूर्ति का साधन है, आर्थिक नियोजन में सहायक है, आर्थिक विकास में सहायक है। तो ये कृषि की कुछ और भूमिकाएँ हैं जो दिखती नहीं लेकिन वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं। तो अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के संदर्भ में। अभी तक जो डेटा हमने पढ़ा वो पूरे भारत के संदर्भ में पढ़ा, लेकिन छत्तीसगढ़ के संदर्भ में जो डेटा है वो और डिटेल से मैं पढ़ाऊँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा डिटेल से पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग 80% मतलब 80% लोगों का जो जीवन यापन है कृषि पर निर्भर है, मतलब 80% लोगों की आजीविका जो है कृषि पर निर्भर है। ये आंकड़ा याद रखिएगा। इसका सोर्स भी मैं आपको बता देता हूँ, सीजी का इकोनॉमिक सर्वे जो हाल ही में आया 2021-22, उसका आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप देख सकते हैं। कृषि और संबद्ध सेवाओं का एक अलग चैप्टर होगा, वहाँ पर जाएंगे और पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, है ना। राज्य के लगभग 51.6% भाग में कृषि किया जाता है, मतलब छत्तीसगढ़ का जो कुल इतना अगर एरिया 100% तो उसमें से 51.6 लगभग आधे से हल्का सा ज़्यादा लगभग इतना एरिया में कृषि का कार्य किया जाता है। राज्य के लगभग 51.6%। कैसे याद रखेंगे, 5 और 1 कितना होता है 6, तो 51.6% ऐसे आप याद रख सकते हैं। प्रदेश में 40.10 लाख कृषक परिवार हैं, जिसमें से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। ये डेटा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले मैं लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान कौन होते हैं उसके बारे में बता देता हूँ, अगर आपको नहीं पता। उसके बाद आप ये प्रतिशत याद रख लेना। कुल 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान हैं। पहले 76 था लेकिन अब ये बढ़ गया 82% है। होता क्या है लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान, मैं आपको बता देता हूँ। सीमांत किसान वे होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या इससे कम की ज़मीन होती है। 1 हेक्टेयर या इससे कम की अगर ज़मीन है तो वो सीमांत किसान होता है। 1 हेक्टेयर अगर हम एकड़ में कन्वर्ट करें तो 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 2.47 लगभग 2.5 एकड़, है ना। 2.47 एकड़ होता है 1 हेक्टेयर में। तो अगर किसी के पास लगभग 2.5 एकड़ से भी कम ज़मीन है तो वो सीमांत किसान, छोटा किसान है ना। और अगर जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के, 1 से ज़्यादा लेकिन 2 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 के बीच है तो वो लघु किसान में आता है। ठीक, तो आपको याद रखना कि 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम है तो लघु किसान है, सीमांत किसान है। और 1 से 2 हेक्टेयर से कम किसी के पास भूमि है तो वो लघु किसान है। और लघु और सीमांत किसान का प्रतिशत छत्तीसगढ़ में कितना है, 82% है। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है, 2.47%। 2.47, ये 5 नहीं है, 2.47। सर्वाधिक खाद्य उत्पादन की श्रेणी में कृषि कर्मण का प्रथम पुरस्कार छत्तीसगढ़ को मिला था फरवरी 2020 में। कितना राशि का पुरस्कार मिला, 5 करोड़ राशि का पुरस्कार मिला गया। वर्तमान में प्रदेश में सभी स्रोतों को जोड़ दिया जाए, सभी स्रोतों मतलब जैसे नहर हो गया, कुएं हो गया,
है ना, जो भी सिंचाई के जितने भी स्रोत है, अगर उसको सबको जोड़ दिया तो 36% एरिया में सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कैसे याद रखेंगे? छत्तीसगढ़ में 36% सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। वर्तमान में 8 वृहद मतलब 8 बहुत जो वृहद मतलब बड़ा, 37 मतलब 37 मध्यम, 2477 लघु सिंचाई योजनाएं निर्मित है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 69 कृषि उपज मंडियां हैं और 118 उप मंडियाँ हैं। ये मंडी है और ये उप मंडी है। तो 69 कृषि उपज मंडियाँ हैं जहाँ से ही जो खरीदी का कार्य किया जाता है। जब भी धान का जो खरीदी हो गया या फिर जितने भी फसल का जो खरीदी बिक्री होता है तो कृषि उपज मंडियों के माध्यम से होता है। तो वर्तमान में राज्य में 69 कृषि उपज मंडियाँ और 118 उप मंडियाँ कार्यरत है। फसल क्षेत्र का राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद की हम बात करें, मतलब जैसे हमने भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था जीवीए में कितना योगदान है, 18.8%। तो छत्तीसगढ़ में क्या लिखा है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद मतलब किसी राज्य का जीडीपी। ठीक है, तो फसल क्षेत्र मतलब कृषि क्षेत्र ही समझ लीजिए। फसल क्षेत्र का राज्य में कितना योगदान है जीडीपी का कृषि क्षेत्र का? स्थिर भाव के हिसाब से हम देखें 2021-22 में अग्रिम अनुमान तो लाख रुपए में मतलब कैलकुलेट करते हैं पैसे में तो 25,86,429 लाख रुपए। यहाँ पे इतना लाख प्लस इतना लाख रुपए, ये सिर्फ इतना लाख नहीं है, इतना 25,86,429 लाख रुपए अनुमानित है। इसको मैं एक बार ग्राफ से आपको दिखा देता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य की जो कुल जीडीपी है उसमें कृषि क्षेत्र, अगर कृषि क्षेत्र नहीं लिखा रहता तो फसल क्षेत्र लिखा जाता है ना। फसल क्षेत्र का कितना योगदान है? तो अगर राशि पूछा जाए तो 25,86,429 लाख रुपए। अगर वृद्धि पूछा जाए फसल क्षेत्र का वृद्धि कितना अनुमानित, तो 3.95%। और योगदान हमने पहले राशि में पढ़ा, अब प्रतिशत में मतलब जीडीपी अगर छत्तीसगढ़ का ओवरऑल 100% है तो उसमें फसल क्षेत्र का कितना परसेंट है, कितना हिस्सेदारी है? 10.09%। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये 10.09%। और ये जो भी डेटा हम पढ़ रहे हैं वो स्थिर भाव में, और स्थिर भाव में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। 90% क्वेश्चन स्थिर भाव में पूछा जाता है। और स्थिर भाव क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि स्थिर भाव का आधार वर्ष कौन सा लिया गया है तो यहाँ पर आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है ना। आधार वर्ष क्या होता है? किसी भी साल को बेस वर्ष या आधार वर्ष मानकर कैलकुलेशन किया जाता है। तो आधार वर्ष 2011-12 लिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हरित क्रांति को डिटेल से पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि कृषि क्षेत्र की जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, ऐसे जैसे लिखा तो नहीं रहता कि नीली क्रांति, पीली क्रांति, लेकिन क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए मैं जितने भी क्रांतियाँ हैं उसके बारे में भी थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो क्रांति लिखी हुई स्पेशली जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, वो सब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो कृषि क्रांति की हम बात करें तो सबसे पहले हरित क्रांति 1966-67 के आसपास ये आया। किस क्षेत्र से संबंधित है हरित क्रांति? खाद्यान्न उत्पादन मतलब जो हम खाते हैं जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। हरित क्रांति में खाद्यान्न उत्पादन पर ध्यान ज़्यादा केंद्रित किया गया था और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। अगर वर्ल्ड वाइड विश्व में हम बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। उसका मैं बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा कुछ देर में। हरित क्रांति के बारे में जो भी चीज़ें हैं बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम ओवरव्यू देख रहे हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति 1970 के आसपास आया। ये श्वेत क्रांति का संबंध कौन से क्षेत्र में? दुग्ध उत्पादन। कैसे आप गेस कर लेंगे? दूध कैसा रहता है? कलर श्वेत रहता है, सफ़ेद रहता है। तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन। वर्गीस कुरियन बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखें। भारत में जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति 1985 के आसपास आया और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? मत्स्य उत्पादन। ठीक है, कैसे आप समझेंगे? मछली का जो आँख है वो कौन से कलर का रहता है? नीले कलर का। तो नीली क्रांति आप याद रखेंगे। या फिर पानी का कलर कैसा रहता है? नीला। और पानी में क्या पाया जाता है? मछली। तो ऐसे अगर आप चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं। मछली पालन के जो भारत में जनक हैं
नीली क्रांति के जो जनक है वो अरुण कृष्णन को माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो 3 डेटा है, एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, अरुण कृष्णन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे याद रखेंगे अरुण कृष्णन? देखो, नीली क्रांति, कृष्णन में आप क्या रखेंगे, कृष्ण भगवान की बॉडी का कलर क्या था? नीला था। तो नीली क्रांति से आप याद रखेंगे अरुण कृष्णन। नीली क्रांति से पानी का कलर नीला, पानी में पाया जाता है मछली, मछली का आँख होता है नीला। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अगर अरुण कृष्णन का ऑप्शन में नाम ना हो तो आप हीरालाल चौधरी का नाम याद रख सकता है। हालांकि हीरालाल चौधरी का जो ऐसा था कि वो मछली पालन से संबंधित अनुसंधान कर रहे थे और उन्होंने प्रेरित प्रजनन क्रांति के बारे में भी मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वे इसके जनक माने जाते हैं, तो उसको हम आगे देख लेंगे। अगर अरुण कृष्णन नाम ना होगा तो आप हीरालाल चौधरी का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद है पीली क्रांति। पीली क्रांति 1986 में आया। खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन के लिए ये क्रांति लाया गया है ना। इसको कैसे याद रखेंगे? तेल का जो कलर है वो कैसा रहता है? पीला रहता है। जो भी हम तेल खाते हैं उसका कलर आप फोकस करेंगे, जैसे सरसों का तेल हो गया, तिल का तेल हो गया, है ना। जो भी रिफाइंड तेल हम लेते हैं मार्केट में, उसका कलर क्या रहता है? पीला रहता है। तो पीली क्रांति कैसे याद रखेंगे? तेलों का क्रांति या फिर तिलहन उत्पादन की क्रांति। अब इसका जनक कैसे याद रखेंगे? सैम पित्रोदा, पी से पीली और पी से पित्रोदा, ऐसे याद रख सकते हैं। पी और ये पी, इस तरीके से आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगर सैम पित्रोदा ऑप्शन में ना दिखे तो शशांक पांडे रजवार भी आप याद रख सकते हैं। जो फर्स्ट में मैंने लिखा है जनरली यही जो है वो मेन जनक है और सब जगह यही डेटा मिलेगा आपको, लेकिन कहीं कहीं इनके बारे में भी मिलता है बखान। बट अगर ऑप्शन में दोनों हो तो जो मैंने सामने लिखा हुआ है वही आप लेंगे। गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन या फिर प्याज उत्पादन से संबंधित है। दुर्गेश पटेल झींगा उत्पादन या गुलाबी क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, गुलाबी क्रांति भी सिंपल है। प्याज का कलर जो है गुलाबी रहता है, झींगा कलर गुलाबी रहता है, तो कलर में भी आप फोकस करके याद रख सकते हैं। पेट्रोलियम क्रांति या कृष्ण क्रांति, देखिए कृष्ण का कलर भी काला रहता है ना। तो पेट्रोलियम क्रांति या फिर काली क्रांति या कृष्ण क्रांति आपको याद रखना है। इसमें पेट्रोलियम, खनिज तेल या फिर कोयला, इससे संबंधित है ये। धूसर या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ग्रे कौन सा कलर? सीमेंट का कलर ग्रे रहता है, तो उर्वरक उत्पादन या सीमेंट उत्पादन ग्रे क्रांति के अंतर्गत आता है। रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति, अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं कुछ लोग कि रजत जो सिल्वर टाइप मछली भी चमकता है ना। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे रजत क्रांति एक्चुअल में अंडे के लिए, अंडा और मुर्गियों के उत्पादन के लिए है ना। याद रखेंगे रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति अंडा और मुर्गियों के उत्पादन से संबंधित है। और इसमें जनक का नाम भी याद रखेंगे, इंदिरा गांधी। भारत में रजत क्रांति के जनक इंदिरा गांधी को माना जाता है। उसके बाद सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति बागवानी उत्पादन, बागवानी के अंतर्गत जैसे फल, फूल, शहद खेती इत्यादि किया जाता है। तो जैसे फूल के सुनहरी कैसे याद रखते हैं? जो गेंदा का फूल है कौन से कलर का रहता है? सुनहरा रहता है। फूल के अंतर्गत, बागवानी के अंतर्गत आ गया, तो सुनहरी क्रांति इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और इसमें आप जनक का नाम याद रखें। भारत में जनक कौन है? निरपक टुटेज। तो निरपक टुटेज याद रख लेना। ये जितने भी भारत में जनक, एक तो आपको कुछ ही क्रांति के जनक ही मिलेंगे, बाकी का तो ओवरऑल गवर्नमेंट की साइड से ही किया गया है, बट वहाँ पे आपको कोई जनक का नाम नहीं मिलेगा। लेकिन जहाँ जहाँ पे जनक का नाम लिखा गया है कम से कम 1-2 बार प्रैक्टिस करिए और याद रखने की कोशिश करिए, पूछा जा सकता है। इंद्रधनुष क्रांति, सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का जो लक्ष्य लाया गया था वो इंद्रधनुष क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद सदाबहार क्रांति, इसको भी मैं आगे बहुत डिटेल से पढ़ाऊँगा। सदाबहार क्रांति क्या है? ऐसा नहीं कि सदाबहार पौधों को बोने के लिए कुछ क्रांति लाया जाए, इस टाइप का कुछ नहीं है। जो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा प्रोडक्ट या फिर ऐसा उत्पाद को हम प्रोत्साहित करें, वो क्रांति है सदाबहार क्रांति। ठीक है, पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित उत्पाद में वृद्धि को सदाबहार क्रांति कहा जाता है। गोल क्रांति, आलू उत्पादन याद रखेंगे। गोल क्रांति, आलू गोल रहता है, उससे याद रखते हैं। मीठी क्रांति 2016 के आसपास ही आया ये, और इसमें आप याद रखते हैं शहद उत्पादन। लाल क्रांति में टमाटर और मांस का उत्पादन। ठीक है, टमाटर का कलर, मांस का कलर लाल रहता है। विशाल तिवारी लाल क्रांति के जनक माना जाता है। हरित सोना क्रांति, बांस उत्पादन से संबंधित है हरित सोना क्रांति।
सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन, जो सिंपल है, नाम से स्पष्ट है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति चमड़ा, कोको, इस सबका कलर क्या रहता है, भूरा, तो भूरी क्रांति चमड़ा और कोको। प्रेरित प्रजनन क्रांति, इसमें देखिए भूरी क्रांति हीरालाल चौधरी याद रखेंगे, प्रेरित प्रजनन क्रांति हीरालाल चौधरी याद रखेंगे, जनक। प्रेरित प्रजनन क्रांति क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप मछली का पालन करते हैं, मान लो कि आप मछली का पालन करते हैं, तो मछली पालन के समय क्या होता है, उसके जो अंडे होते हैं, अगर आप उसको अलग से छोटी छोटी मछलियों में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब मछली पालन किया जाता है तो उस अंडों में बहुत सारे ऐसे भी मछलियाँ होती हैं जो बाकी मछलियों का भक्षण कर सकती है, मतलब जो हार्मफुल रहता है, पालने योग्य नहीं रहता है ना। तो प्रेरित प्रजनन का मतलब ये है कि उसमें फ़िल्टर किया जा सके, पालने योग्य अथवा चाही गई मछलियों के शुद्ध बीज को प्राप्त करने का जो तरीका विकसित किया गया है उसको प्रेरक प्रजनन या प्रेरित प्रजनन के नाम से जाना जाता है। एक बार और बता देता हूँ, ये आपका मछली हो गया है ना। अब यहाँ से जितने भी अंडे निकलेंगे इसमें से कुछ ही पालने योग्य हैं, उसको फ़िल्टर करना है ना, जो पालने योग्य है उसको फ़िल्टर करने का जो तरीका है वो प्रेरित प्रजनन क्रांति है। हीरालाल चौधरी इसके जनक माने जाते हैं। अब हम अपने जो मेन टॉपिक है उस पर फोकस करेंगे। हरित क्रांति बहुत ही इम्पॉर्टेंट, और यहाँ से 100% 1 से 2 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, 100% है। और जितना मैं पढ़ाया हूँ आज के पूरे लेक्चर की बात करूँ तो 100% बता रहे हैं, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एकदम आपसे बनना तय है, ठीक है। हरित क्रांति को अगर आप किसी बुक में पढ़ेंगे तो एकदम फैक्चुअल डेटा सिर्फ पॉइंट वाइज लिखा हुआ मिलेगा, और इसका स्टोरी या इतिहास कहीं आपको मिलेगा नहीं। पहले मैं आपको इतिहास पढ़ाता हूँ, हालांकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है, इतिहास से ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। लेकिन हरित क्रांति के बारे में अगर आपको जानना है कि हरित क्रांति क्यों आया, क्यों ये ज़रूरी था, या फिर क्वेश्चन को जितने भी फैक्चुअल डेटा उसको याद रखना है, तो ये इतिहास को एक बार पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम जल्दी इतिहास को पहले पढ़ लेते हैं कि हरित क्रांति वास्तव में कैसे आया, क्यों ज़रूरी था, ऐसी क्या दिक्कत हुई थी जिसके कारण हरित क्रांति बहुत ज़रूरी हो गया, खासकर भारत के लिए। तो हम सीधे चलेंगे 1950-60 के टाइम, जहाँ 1950-60 इस टाइम में क्या हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध के बाद पूरे विश्व की हम बात करें तो पूरे देश की, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो है डगमगा गई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। किसी के पास पैसा नहीं था, किसी के पास अगर डेवलप्ड देश को कुछ चुनिंदा देशों को छोड़ दे तो सब जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। 1960 के दशक में पूरा विश्व खाद्यान्न समस्या से जूझ रहा था। भारत में खाद्यान्न समस्या जो है ब्रिटिश काल से ही गंभीर थी। अब ब्रिटिशों ने तो बहुत लूट ही लिया था, उसके कारण जो है भी बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसा था कि भारत में गरीबी की हालत पैदा हो गए थे, खाने की समस्या हो गई थी। अक्सर देश में भीषण अकाल पड़ते रहे। 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, जहां से प्रतिवर्ष लाखों टन चावल भारत को मिलता था। तो वो एरिया भारत से अलग कर दिया गया जहाँ से लाखों टन चावल को भारत को मिलता था। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोगों की जानें गई। 1947 में भारत का विभाजन हो गया जिसके फलस्वरूप भी काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हुआ, और चावल और गेहूँ पैदा करने वाले बंगाल और पंजाब के अति उपजाऊ क्षेत्र ये भी जो है वो पाकिस्तान में चला गया, और लाखों संख्या में शरणार्थी भारत भी आए। मतलब जनसंख्या बढ़ रही थी और खाद्यान्न की जो आपूर्ति है उस एवज में वृद्धि नहीं हो रही थी, जिस एवज में जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही थी। ये बहुत बड़ी चुनौती थी। 1959 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर भारत यात्रा पर आए। इसी बीच भारत और अमेरिका के बीच खाद्यान्न पूर्ति को लेकर बात हुई। मई 1960 में अमेरिका और भारत के बीच 4 वर्ष की अवधि के लिए PL480, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसका जो नाम है, अगर फुल फॉर्म आप चाहे तो याद सकते हैं, पब्लिक लॉ। कहीं कहीं पे पब्लिक लोन भी लिख देते हैं, लेकिन ये पब्लिक लॉ है। PL480 समझौता हुआ भारत और किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच। क्यों हुआ? खाद्यान्न, जो भी खाद्यान्न थे जैसे गेहूं वगैरह, चावल वगैरह, उसकी पूर्ति के लिए। इसमें स्पेशली गेहूं को अभी आज रखना है ना। तो PL480 समझौता क्या था? इसमें कम ब्याज पर अमेरिका ने पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न भेजने का आश्वासन दिया था, वादा किया था।
हालांकि अमेरिका जिस हिसाब से आप जानते हैं बहुत ही घटिया देश है और वो एक बिजनेस माइंडेड देश है, कभी भी भारत का वो सही तरीके से सपोर्ट नहीं करता था। और 1960s का दौर ऐसा था कि अमेरिका भारत के फेवर में कभी खड़ा नहीं होता था, अपने स्वार्थ के लिए ही खड़ा होता था। और ये जो PL-480 के तहत जो लाल गेहूँ भेजता था, तो उस समय ऐसा था कि अमेरिका में जो जानवरों को खिलाया जाता था उस कैटेगरी का जो गेहूँ है वो भेजता था, है ना। ऐसा नहीं कि वो ठीक कैटेगरी का गेहूँ भेज दे। तो 1961 में राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसे फूड फॉर पीस का नाम दिया। 1962 में भारत चीन युद्ध से आर्थिक रूप से कमज़ोर हो चुका था। 61 में तो खैर इसका नाम चेंज कर दिया गया। 62 में क्या हुआ, भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, तो युद्ध में फिर भारत जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर हुआ, काफ़ी पैसे तो युद्ध में चल जाते हैं। उसके बाद जब लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो देश उस समय काफ़ी संकट में था। नेहरू जी का जब मृत्यु हुआ, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने, उस समय देश जो है काफ़ी संकट से जूझ रहा था। देश की कमान संभालने के बाद शास्त्री जी ने सबसे पहले भारत का कृषि बजट जो है वो बढ़ाया और सी सुब्रमण्यम को खाद्य और कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी। सी सुब्रमण्यम का नाम आप याद रखेंगे, आगे जब हरित क्रांति पर हम आएंगे, डिटेलिंग करेंगे, तो ये नाम आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा उन्नत किस्म के बीजों के उत्पादन के लिए भारतीय बीज निगम की स्थापना भी किया गया। फिर 1965 का समय आ गया जब मानसून कमज़ोर रहा, फिर अकाल की नौबत आ गई। इसी दौरान 5 अगस्त 1965 को 30,000 पाकिस्तानी सैनिक जो है LOC पार करके कश्मीर में घुस गए, मतलब फिर से वो युद्ध की स्थिति आ गई। 1965 को भारतीय सेना ने लाहौर पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तान के 90 टैंक ध्वस्त कर दिए और यह वो दौर था जब हम अमेरिका की PL-480 स्कीम के तहत हासिल लाल गेहूँ खाने को बाध्य थे, मजबूर थे। गेहूँ की क्वालिटी उतनी अच्छी थी नहीं, लेकिन मजबूरी था। पाकिस्तान के साथ भारत की इस युद्ध के दौरान अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उस समय, लिंडन जॉनसन, उसने भारत को धमकाया कि अगर आप युद्ध नहीं रोकेंगे तो जो PL-480 के तहत गेहूँ जो भेज रहे हैं वो हम रोक देंगे। तो इससे शास्त्री जी को गहरा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप अगर धमकी दे रहे हैं तो आप उसको चाहें तो रोक सकते हैं, मतलब धमकी को नकार दिया। और अमेरिका की इस धमकी के बाद शास्त्री जी ने रामलीला मैदान में एक रैली निकाली और वहाँ पे जय जवान जय किसान का नारा दिया। पूछा भी जा सकता है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने। और देशवासियों से अपील की कि वो हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दें। मतलब उस समय की आप स्थिति सोच लीजिए कि खाद्यान्न की कमी इतनी थी कि देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है कि एक वक्त का खाना खाओ, स्वयं वो एक वक्त का खाना छोड़ दिए थे। शास्त्री जी की अपील पर असर ये हुआ था कि करोड़ों हिंदुस्तानियों ने हफ्ते में एक वक्त का खाना छोड़ दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद 1966 में इंदिरा गांधी बतौर भारत की प्रधानमंत्री बनी, है ना। तो इंदिरा गांधी भारत की वैसे पहली महिला प्रधानमंत्री। लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे, वहाँ पे उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई थी। अब इस पे हम देखते हैं कि उसके बाद 1966 में इंदिरा गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बनी। इस दौरान भी भारत अपने खाद्यान्न ज़रूरतों के लिए पूरी तरह से अमेरिका पर निर्भर हो गया था। नेहरू के बाद भारत किताब के मुताबिक इंदिरा गांधी की यात्रा पर अलबामा के एक अखबार ने हेडलाइन भी छापी थी कि भारत की जो नई प्रधानमंत्री है खाद्यान्नों के लिए भीख मांगने आ रही है। ऐसा एक वहाँ के मीडिया लोग फैला रहे थे, क्योंकि हम लोग अमेरिका के जो PL-480 है वहाँ से गेहूँ ले रहे थे उस स्कीम के तहत, है ना। 1966 में मानसून ने फिर दगा दे दिया और भारत को फिर से अकाल का सामना करना पड़ गया। एक बार फिर PL-480 के तहत अमेरिका पर खाद्यान्न के लिए हमको निर्भर होना पड़ा। तो ये सारे प्रॉब्लम्स आते रहते थे। फिर उस समय क्या हुआ कि अब हम परमानेंट सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। परमानेंट सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाए कि खुद भारत में जो उत्पादकता है वो बढ़ाया जाए। उसके बाद ओवरऑल ये देखा गया कि पूरे वर्ल्ड वाइड उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या क्या काम हो रहा है और उसको क्यों ना हम इंडिया में भी लेकर आएँ। तो हम अब पढ़ते हैं वर्ल्ड लेवल पे हरित क्रांति की शुरुआत, मतलब विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुए। उसके बाद हम जाएंगे भारत में कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। पहले हम बात करते हैं, पूरे विश्व के हिसाब से हम देखते हैं। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में नॉर्मन बोरलॉग, इनका नाम आप याद रख लेंगे। अगर हरित क्रांति के बारे में आप पढ़ रहे हो, नॉर्मन बोरलॉग का नाम आपको नहीं पता तो आप
आपको जो यहीं से आपका मतलब मान के चलिए क्वेश्चन नहीं बनेगा, है ना। नॉर्मन बोरलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है, हरित क्रांति के जनक हैं। इनको हरित क्रांति का जनक मतलब फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये है नॉर्मन बोरलॉग। इनका जन्म 1914 में अमेरिका में हुआ था और इसका जो कार्य क्षेत्र था मैक्सिको था। मैक्सिको अमेरिका के नॉर्थ, जैसे नॉर्थ अमेरिका हम देखेंगे तो नॉर्थ अमेरिका की एक सिटी है मैक्सिको। तो मैक्सिको इसका कार्य क्षेत्र था, मतलब जो अनुसंधान और जो भी अपना जो उत्पादकता बढ़ाने के लिए जो कार्य कर रहे थे वो मैक्सिको के अंदर कर रहे थे। लेकिन नागरिक कहाँ के थे? अमेरिका के नागरिक। तो हरित क्रांति का जो शुरुआत है 1960 के दशक में वर्ल्ड वाइड हो रहा था, नॉर्मन बोरलॉग के प्रयासों से हो रहा था और इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग क्या काम कर रहे थे? उच्च उपज देने वाली किस्म, मतलब हाई यील्डिंग वेराइटीज़, कहीं कहीं पे शॉर्ट में भी लिख देता है HYVS, या कहीं पे HYVP भी ऐसा लिख देते हैं ना। तो हाई यील्डिंग वेराइटीज़ को विकसित इन्होंने किया, मतलब ऐसा बीज इन्होंने विकसित किया जो उपजाऊ मतलब जिसकी उत्पादकता बहुत अधिक होती थी, है ना। वर्ष 1960 में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज देने वाली किस्मों के विकास करने के लिए नोबेल शांति का पुरस्कार भी प्रदान किया, क्योंकि इसी के कारण पूरे विश्व की भूखमरी जो है वो कम हुआ। 2006 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। हरित क्रांति जो ये नाम है ग्रीन रिवॉल्यूशन, उस शब्द को किसने प्रतिपादित किया या किस शब्द का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो भी आप याद रख सकते हैं। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे विलियम गॉड, है ना। इन्होंने हरित क्रांति, ये जो शब्द है हरित क्रांति, ये शब्द अमेरिकी वैज्ञानिक विलियम गॉड ने दिया। हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। लेकिन ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द है वो विलियम गॉड ने दिया था। हरित क्रांति में क्या क्या काम हो रहा था वो भी हम देख लेते हैं। उन्नत अनुवांशिकी बीजों का उपयोग, मतलब श्रेष्ठ अनुवांशिकी मतलब सुपीरियर जेनेटिक्स के हिसाब से कुछ अनुसंधान करके ऐसे बीजों को प्रयोग करके अधिक उत्पादकता करने वाले बीजों को ये विकसित किए थे, जिसका नाम इन्होंने रखा था, मैंने आपको बताया, HYVS। ठीक है। तो श्रेष्ठ अनुवांशिकी बीजों का उपयोग करके उत्पादकता को बढ़ाना, ये हरित क्रांति का वैज्ञानिक पहलू था। इसमें परंपरागत कृषि नहीं बल्कि आधुनिकीकरण, मशीनीकरण पर ध्यान दिया गया। जैसे परंपरागत कृषि किया जाता है उसको छोड़कर मशीनों के उपयोग में ध्यान दिया गया। हालांकि इसके अलग अलग चरण हैं। हरित क्रांति के प्रथम चरण में क्या हुआ, द्वितीय चरण में क्या हुआ, ये मैं आपको आगे और बताऊंगा। प्रथम चरण में ज़्यादातर जो है ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के जो बीज थे उसी पर ही फोकस किया गया। बाद में मशीनीकरण जो हुआ वो दूसरे चरण में हुआ। प्रथम चरण में रासायनिक उर्वरक का भी प्रयोग किया गया। रासायनिक उर्वरक हो गया, कीटनाशक हो गया। रासायनिक उर्वरक में आपको NPK नाम याद रखना है। NPK मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। और भारत में NPK का जो रेशियो है डालने का वो कैसा है? NPK का जो रेशियो 4:1 है ना। N और P और K का जो रेशियो है 4:1। एक गाना है ना 1:2 का 4, 4:2 का 1, उसी से आप याद रख सकते हैं 4:1। इसके अलावा क्या क्या चीज़ों पर ध्यान दिया गया हरित क्रांति में? एक तो हाई यील्डिंग वैराइटीज़ के बीज पर ध्यान दिया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया, सिंचाई पर ध्यान दिया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, कम समय में तैयार होने वाली फसलों एवं फसलों के हेर फेर, एक वर्ष में मतलब कई फसल लेने आदि का कार्य किया गया। क्योंकि साल में तो एक ही बार बारिश होगा, लेकिन हमको खाद्यान्न ज़्यादा चाहिए तो हम कोशिश करेंगे साल में 2 बार फसल करें या फसल बदल कर खेती करें। तो इन सब में ध्यान दिया गया हरित क्रांति में। इसकी प्रारंभिक सफलता मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई, है ना। मैक्सिको में अच्छा खासा इसका सफलता देखा गया, भारतीय उपमहाद्वीप में देखी गई हरित क्रांति की सफलता। अब भारत के हिसाब से हरित क्रांति को हम पढ़ते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी उस समय को माना जाता है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरित क्रांति के समय प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी। कृषि मंत्री कौन थे? C. सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति कौन से? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के हरित क्रांति के जनक कौन थे? MS स्वामीनाथन। ये सबसे इम्पोर्टेंट है।
नॉर्मन बोरलॉग जो हो गए पूरे विश्व के में हरित क्रांति के जनक हो गए, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में हरित क्रांति को शुरू किया गया। भारत में भूखमरी की समस्या को दूर करने हेतु हरित क्रांति शुरू की गई थी। हरित क्रांति ने भारत को खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकालकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में परिवर्तित कर दिया गया। एक तरफ हरित क्रांति से पहले जहां हम लोग PL 480 में जो लाल गेहूँ, जो घटिया क्वालिटी के गेहूँ वो खाने में मजबूर थे, तो हरित क्रांति के आने के बाद ऐसा हो गया कि हम खाद्यान्नों को एक्सपोर्ट कर रहे थे, मतलब उसको बाहर भेज रहे थे। इतना खाद्यान्न हमारे पास आज के डेट में हो गया। भारत में हरित क्रांति उस अवधि को संदर्भित करती है जब भारतीय कृषि अधिक उपज देने वाले बीजों की किस्मों, ट्रैक्टर, सिंचाई सुविधाओं, कीटनाशकों और उर्वरकों के उपयोग जैसी आधुनिक तरीकों एवं प्रौद्योगिकियों को अपनाने के कारण एक औद्योगिक प्रणाली में परिवर्तित हो गई थी। इसे भारत सरकार और अमेरिका के फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन, ये अगर चाहें तो फाउंडेशन का नाम याद रखेंगे, फोर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया गया था हरित क्रांति को। भारत में हरित क्रांति मोटे तौर पर गेहूं क्रांति है। इसको भारत में एक्चुअली गेहूं क्रांति हरित क्रांति को क्यों कहा जाता है? क्योंकि हरित क्रांति में सभी फसलों का उत्पादकता जो है वो नहीं बढ़ा। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि केवल खाद्यान्न फसल की उत्पादकता हरित क्रांति के तहत बढ़ा। खाद्यान्न में भी सबसे ज़्यादा गेहूं की उत्पादकता बढ़ा, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1967-68 और वर्ष 2003-04 के मध्य गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक की वृद्धि हुई, जबकि अन्य अनाजों के उत्पादन में कुल वृद्धि केवल 2 गुनी थी। कुछ की तो उससे भी कम थी, लेकिन गेहूं की जो वृद्धि थी वो बहुत ही ज़्यादा थी। इसलिए हरित क्रांति को कहीं कहीं पे गेहूं क्रांति के नाम से भी आपको जानते हैं, तो उसको याद रखना है। क्रांति में शामिल महत्वपूर्ण फसलें, ये प्रमुख 4-5 फसलें आप याद रखेंगे: गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का। ज्वार, बाजरा, मक्का एक सीरीज़ में आप याद रख सकते हैं, और गेहूं और चावल तो नॉर्मली हम लोग खाते ही हैं ना। तो गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये 5 जो है फसल वो आपको अच्छे से याद रखना है हरित क्रांति में। और इसी 5 फसल को ही हरित क्रांति में जो खाद्यान्न, हरित क्रांति में क्या हुआ, खाद्यान्नों पर ही ध्यान दिया गया भारत में, क्योंकि खाद्यान्न फसल को ही हरित क्रांति में वृद्धि देखी गई है ना। तो इसमें से आपको ये याद रखना है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखा गया गेहूं में, उसके बाद चावल में, उसके बाद ज्वार, बाजरा, मक्का जो भी मोटे अनाज थे उसमें उतना ज़्यादा वृद्धि नहीं हो रहा था, तो उतनी वृद्धि नहीं देखी गई। लेकिन गेहूं में सबसे ज़्यादा वृद्धि देखी गई। गैर खाद्यान्नों फसलों को नई रणनीति के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि मजबूरी भी थी उस समय, खाद्यान्नों की सबसे ज़्यादा दिक्कत थी। तो खाद्यान्न जो भी फसलें थे उसको सबसे पहले देखा गया कि उसकी उसकी उत्पादकता बढ़ाया जाए। गेहूं कई वर्ष तक हरित क्रांति का मुख्य आधार बनी रही। उन्नत अनुवांशिकी बीजों का प्रयोग हुआ। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा उच्च उपज देने वाली बीज, मुख्य रूप से गेहूं, चावल, बाजरा और मक्का के बीजों की नई किस्मों का भी विकास किया गया। हरित क्रांति के उद्देश्य क्या क्या थे? सबसे पहले जब आई, मतलब लघु अवधि के लिए उद्देश्य क्या थे? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में भूखमरी की समस्या थी, तो इसको दूर करने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई। दीर्घ अवधि के लिए उद्देश्य, दीर्घकालिक उद्देश्यों में ग्रामीण विकास, औद्योगिक विकास पर आधारित समग्र कृषि का आधुनिकीकरण, बुनियादी ढांचे का विकास, कच्चे माल की आपूर्ति आदि शामिल थे। सबसे पहली बार तो ये ही देखा गया कि जो भूखमरी की समस्या है उसको तुरंत दूर किया गया लघु अवधि के लिए हरित क्रांति के जो उद्देश्य थे। उसके बाद दीर्घ अवधि के लिए ये देखा गया कि इसको और बढ़ाकर ग्रामीण विकास में ध्यान दिया जाए, औद्योगिक विकास पर ध्यान दिया जाए, कच्चे माल की आपूर्ति पर ध्यान दिया जाए। ये सब जो है आगे सोचा गया। रोजगार भी इसका उद्देश्य था। कृषि और औद्योगिक दोनों क्षेत्र के श्रमिकों को रोजगार प्रदान करना। कृषि का वैश्वीकरण करना उद्देश्य था। गैर औद्योगिक राष्ट्रों में प्रौद्योगिकी का प्रसार करना और प्रमुख कृषि क्षेत्रों में निगमों की स्थापना को प्रोत्साहित करना। हरित क्रांति ने कृषि भूमि के विस्तार में भी सहायता प्रदान किया। ऐसी भूमि जहाँ पर कृषि नहीं की जाती थी वहाँ पर भी कृषि किया गया।
दोहरी फसल प्रणाली, मैंने आपको बताया था कि एक साल में एक से अधिक फसल देने का प्रयास किया गया। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव हम देखते हैं, उसके बाद कुछ नकारात्मक प्रभाव भी देखेंगे। पहला सकारात्मक प्रभाव, फसल उत्पादन में वृद्धि। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1978-79 में 131 मिलियन टन अनाज का उत्पादन हुआ और भारत विश्व के सबसे बड़े कृषि उत्पादक देश के रूप में स्थापित हो गया था उस समय, है ना। हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत फसल क्षेत्र में काफ़ी वृद्धि हुई। खाद्यान्न आयात में कमी, जैसे हम बाहर से जो खाद्यान्न मंगाते थे उसमें कमी देखी गई। अब भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया और केंद्रीय पुल में पर्याप्त भंडार था। केंद्रीय पुल मतलब जो बफर स्टॉक रहता है, जितना मिनिमम, ऐसा है कि एक आपातकालीन की स्थिति आ गई अगर देश में तो एक बफर स्टॉक रखा जाता है जिसको केंद्रीय पुल भी कहा जाता है। तो पर्याप्त भंडारण अब था, यहाँ तक कि भारत खाद्यान्न निर्यात करने की स्थिति में था। अब ऐसा नहीं कि हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है, हम इतने कैपेबल हो गए थे कि हम अपने जो फसल है, जो खाद्यान्न है, उसको बाहर बेच सकते हैं, बाहर भेज सकते हैं। किसानों को लाभ, हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की आय में बढ़ोतरी भी हुई, क्योंकि फसल में बढ़ोतरी हुई तो आय में भी बढ़ोतरी होगा। 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले बड़े किसानों को इस क्रांति से विशेष रूप से विभिन्न आदानों जैसे कि HYV बीज, उर्वरक, मशीन आदि में बड़ी मात्रा में निवेश करने के लिए कुछ छूट दिया गया, तो इन सब में लाभ हुआ। तो इससे पूंजीवादी कृषि को भी बढ़ावा मिला। तो इसका एक ये नेगेटिव पॉइंट भी है कि हरित क्रांति में जब शुरुआत में ये आया तो केवल बड़े किसान या जो रिच किसान थे, है ना, उनको ज़्यादा लाभ मिल रहा था। औद्योगिक विकास, हरित क्रांति ने बड़े पैमाने पर कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा दिया, जिससे ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर, थ्रेशर, कंबाइन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पंपिंग सेट, इन सब का जो है मांग बढ़ा। तो औद्योगिक विकास भी हुआ। कहाँ बनेगा? उद्योग में ही बनेगा, मतलब इंडस्ट्री में बनेगी सारी चीज़, तो औद्योगिक विकास हुआ। इसके अलावा रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवारों आदि की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई। कृषि आधारित उद्योगों के रूप में पहचाने जाने वाले विभिन्न उद्योगों में कई कृषि उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया गया। बहुफसली और उर्वरकों के उपयोग के कारण श्रम बल की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तो ग्रामीण लोगों को रोजगार मिला। संस्थागत उपाय, कृषि सेवा केंद्र और अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई। तो कुछ अनुसंधान केंद्र या फिर कृषि केंद्र को हम देख लेते हैं। पहला है कृषि एवं लागत मूल्य आयोग की स्थापना की गई 1965 में। कृषि ये क्या करता है? कृषि उपज का उचित मूल्य देने के लिए इसको स्थापित किया गया। यह एक स्वायत्त संस्था है जो कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ये क्या काम करता है? समर्थन मूल्य को लागू करता है। जो केंद्र सरकार समर्थन मूल्य जारी करता है उसको कृषि एवं लागत मूल्य आयोग जारी करता है। ये क्वेश्चन आ भी सकता है, समर्थन मूल्य को लागू कौन करता है? कृषि एवं लागत एवं मूल्य आयोग। 1965 में ये बना। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय 1960 में उत्तराखंड में बनाया गया। विभिन्न निगमों की स्थापना की गई, जैसे 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगम की स्थापना की गई, 400 कृषि फार्मों की स्थापना की गई। कुछ इम्पोर्टेंट आप ईयर के हिसाब से आ सकते हैं। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई। 63 में ही राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई और 1965 में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना की गई। ये 1965 वाला तो आप याद रख लेना। एक तो कृषि एवं लागत मूल्य आयोग और भारतीय खाद्य निगम, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में याद रख लेना ना। विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय ग्रामीण परियोजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि वित्तीय कार्य हेतु की गई, मतलब कृषि कार्य के लिए अगर लोन, ब्याज, पैसा चाहिए उसके लिए। अब हम देख लेते हैं हरित क्रांति के नकारात्मक प्रभाव। गैर खाद्य अनाज शामिल नहीं, केवल खाद्यान्न अनाज को शामिल किया गया। हालांकि गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का सहित सभी खाद्यान्न का उत्पादन क्रांति स्तर पर हुआ, लेकिन अन्य फसल जैसे मोटे अनाज, दलहन और तिलहन को हरित क्रांति के दायरे से बाहर रखा गया। उस समय मजबूरी भी थी क्योंकि खाद्यान्न की कमी थी, लेकिन इन जैसे दलहन हो गया, तिलहन हो गया, इनको याद रखेंगे कि हरित क्रांति से इसको बाहर रखा गया, इसमें कोई वृद्धि नहीं हुई, इसमें कोई ध्यान नहीं देगा। कपास, जूट, चाय और गन्ना जैसी प्रमुख व्यावसायिक फसलें भी हरित क्रांति से लगभग अछूती रहीं।
तो जितने भी व्यावसायिक फसलें हैं, मोटे फसल हैं, दलहन तिलहन है, उसको हरित क्रांति से बाहर रखा गया। केवल खाद्यान्न अनाज आप याद रखेंगे हरित क्रांति में। HYVP का सीमित कवरेज, अधिक उपज देने वाली किस्म कार्यक्रम, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम जो था, केवल 5 फसलों जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का, इतनी तक ही सीमित थी, बाकी में ध्यान नहीं दिएगा। गैर खाद्य फसलों में HYV बीज या तो अभी तक विकसित नहीं हुए थे या उनको प्रयोग के लिए जो जितने भी किसान थे वो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके बाद और एक जैसे नेगेटिव पॉइंट देखें, क्षेत्रीय असमानता। इसमें क्या हो रहा था, केवल कुछ जगहों पर हरित क्रांति कहाँ पे सफल हो रहा था, जहाँ पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ की भूमि उपजाऊ है, मतलब याद रखें कि पानी की जो उपलब्धता है वो होनी चाहिए। हरित क्रांति का प्रभाव अभी तक कुल कुछ ही क्षेत्रों में 40% क्षेत्र पर दिख रहा था और 60% क्षेत्र इससे अछूता रह गया। भारत की अगर हम बात करें तो इसका सबसे अधिक प्रभाव उत्तर में पंजाब और हरियाणा, ऐसा मैप बना लेंगे आप, है ना, इंडिया का ऐसा एक मैप बना लेंगे। यहाँ पे जगह बहुत छोटा है तो बन नहीं पाएगा, तो ऐसा एक मैप बना के आप याद रख लेना, है ना। कहाँ कहाँ पे, उत्तर में पंजाब और हरियाणा, कहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर पंजाब है, यहाँ पर हरियाणा है, तो पंजाब और हरियाणा हो गया। और पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश आपका मान के चलो कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश हो गया, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो गया और यहाँ पे तमिलनाडु। तो मतलब इन 4-5 जगहों पर सबसे अधिक प्रभाव पंजाब हरियाणा, मतलब ये वाली जगह पर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश मतलब इस जगह पर, और दक्षिण में हम बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यहाँ पर भी सबसे इसका ज़्यादा प्रभाव रहा। हरित क्रांति ने केवल उन्हीं क्षेत्रों को प्रभावित किया जो पहले से ही कृषि की दृष्टि से बेहतर स्थिति में थे। वहाँ की जो वातावरण है वो कृषि के लिए जो अच्छे थे, वहाँ पर ही इसका विकास हो, जैसे पानी अच्छा, मौसम अच्छा, वातावरण अच्छा, वहाँ पे बड़े किसानों को ज़्यादा लाभ मिला, छोटे किसानों को उतना लाभ नहीं मिला। रसायनों का अत्यधिक उपयोग हुआ। हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप उन्नत सिंचाई परियोजनाओं और फसल किस्मों हेतु कीटनाशकों, सिंथेटिक नाइट्रोजन उर्वरकों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया। कीटनाशकों के गहन उपयोग से जुड़े उच्च जोखिम के बारे में किसानों को शिक्षित नहीं किया गया कि कीटनाशकों का उपयोग कितना क्वांटिटी में करना है, कैसे करना है ना। आमतौर पर अप्रशिक्षित खेतिहर मजदूर द्वारा बिना सावधानी के कीटनाशकों का छिड़काव किया गया। इसके कारण फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा हो गया, और पर्यावरण की दृष्टिकोण से भी ये जो है प्रदूषण के लिए कार्य हो गया है ना, मतलब इससे ज़्यादा प्रदूषण हो गया है ना। और यहाँ पे याद रखें पानी की खपत। हरित क्रांति में शामिल की गई फसलें जल प्रधान फसलें थीं। इन फसलों में से अधिकांश अनाज खाद्यान्न थी जिन्हें लगभग 50% जल आपूर्ति की आवश्यकता होती थी। तो ऐसे जगहों में भी होता था जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी थी और ऐसे फसल थे जिसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। नहर प्रणाली की शुरुआत की गई। इसके अलावा सिंचाई पंपों का उपयोग भी बढ़ा, जिससे भूजल के स्तर और भी नीचे चला गया। जैसे गन्ना और चावल जैसे अधिक जल आपूर्ति की आवश्यकता वाली फसलों में गहन सिंचाई के कारण भूजल स्तर में गिरावट आई, मतलब बहुत ज़्यादा पानी का उपयोग करने से जो वाटर लेवल है वो डाउन होते गया हरित क्रांति के कारण। मृदा और फसल उत्पादन पर प्रभाव। मृदा और फसल उत्पादन क्या प्रभाव पड़ा? फसल उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने हेतु बार बार एक ही फसल चक्र को अपनाने से मृदा में पोषक तत्वों की कमी हो गई। नए प्रकार के बीजों की ज़रूरत के हिसाब से किसानों द्वारा उर्वरकों का अधिक से अधिक उपयोग किया। इससे क्या हो गया, इन क्षारीय रसायनों से उपयोग से मिट्टी के पीएच स्तर में बढ़ोतरी हो गई। मृदा के जहरीले रसायनों के उपयोग से लाभकारी रोगजनकों के जो कीट थे वो नष्ट हो गए, जिससे उपज में और गिरावट आई। ठीक है, मृदा जो है वो दूषित हो गया। कुछ हद तक बेरोजगारी का भी ये कारण रहा। पंजाब को छोड़कर और कुछ हद तक हरियाणा में हरित क्रांति के तहत कृषि यंत्रीकरण ने ग्रामीण क्षेत्र में खेतीहर मजदूरों के मध्य व्यापक स्तर पर बेरोजगारी को बढ़ाया। जैसे बहुत सारे काम तो मशीन से हो गए, जिसके कारण जो कुछ मजदूर थे वो बेरोजगार हो गए। इसका सबसे ज़्यादा असर गरीब और भूमिहीन मजदूर पर पड़ा। ऐसे लोग जिसके पास खेती के लिए ज़मीन ही नहीं है, अब उसके रोजी रोटी भी छीन गई तो वो करे क्या। स्वास्थ्य पर प्रभाव। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करने से कीटनाशकों जैसे
फॉस्फोमिडोन, मेथोमाइन, ट्राइजोफोस और मोनोक्रोटोफॉस के बड़े पैमाने पर उपयोग के परिणाम स्वरूप कैंसर, गुर्दे का फेल होना, मृत शिशुओं और जन्म दोषों सहित कई गंभीर बीमारी का उत्पन्न होना, इन सारे हेल्थ इश्यूज आने लगे। तो ये सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आते हैं कि बताइए निम्न में से हरित क्रांति में क्या कार्य किए गए, क्या सकारात्मक पहलू थे या क्या नकारात्मक पहलू थे, और 4-5 पॉइंट देंगे, तो अगर ये पढ़े रहेंगे तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, हरित क्रांति की अगर हम चरण की बात करें तो प्रथम चरण माना जाता है 1966-7 से 80-81। इसमें किस चीज़ को फोकस किया गया? संकर जाति की मतलब उन्नत जो बीज डेवलप किया गया था उसके बीजों को बोया गया, रासायनिक खाद, उर्वरक इत्यादि को प्रयोग किया गया और प्रगतिशील किसान को ही इससे लाभ मिला। द्वितीय क्रांति की हम बात करें तो 1980-81 से लेकर 1996-7 को माना जाता है। नवीन तकनीक एवं भारी मशीनों का उपयोग द्वितीय क्रांति से चालू हुआ और लगभग छोटे मोटे किसान जो थे उनको भी लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया। तृतीय क्रांति 1970 के बाद से लेकर अब तक को भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद अगला है हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। वर्ष 2005 में ये लाया गया। वर्ष 2005 में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु भारत सरकार द्वारा हरित क्रांति कृषोन्नति योजना की शुरुआत की गई। सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र को समग्र और वैज्ञानिक तरीके से विकसित करने की योजना बना रही है ना। मतलब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किसानी किया जाए इस तरीके से एक योजना लाया गया जिसका नाम है हरित क्रांति कृषोन्नति योजना। वर्ष 2005 में लाया गया और इस योजना के तहत 11 योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इसको क्या कहा जाता है? इसमें 11 अम्ब्रेला योजना को शामिल किया गया। इस 11 योजनाओं का नाम आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या है। एकीकृत बागवानी मिशन योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, कृषि विस्तार का प्रस्तुतिकरण, बीज और पौधा रोपण सामग्री पर उप मिशन। ऐसे टोटल यहाँ पे 11 मिशन है या योजना है जिसको आप एक बार पढ़ सकते हैं। अगला है सदाबहार हरित क्रांति। ये एक अलग थीम से लाया गया है ना। हरित क्रांति द्वारा लाए गए सुधार गहन कृषि के अधीन क्षेत्रों में प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों की कीमत पर किए गए। हालांकि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव अधिक है वहां अधिक भोजन का उत्पादन करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। मतलब ये कह रहा है कि हरित क्रांति को जैसे हम लाएं तो वहाँ पे हम लोग को बहुत निगेटिव पॉइंट भी देखने को मिला, जैसे रासायनिक उर्वरक से मृदा दूषित हुआ और सिर्फ खाद्यान्नों को ध्यान दिया गया, पर्यावरण पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मजबूरी भी थी क्योंकि उस समय जो है भूखमरी था। तो हरित क्रांति के जितने भी नेगेटिव पॉइंट थे उसको ध्यान देकर सदाबहार हरित क्रांति की अवधारणा लाई गई भारत में हरित क्रांति के जनक जो थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, इनके द्वारा सदाबहार हरित क्रांति का आह्वान किया गया। इसको आप समझिए, सदाबहार हरित क्रांति के तहत यह परिकल्पना की गई कि उत्पादकता में केवल उन्हीं उत्पादों की होनी चाहिए वृद्धि जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, आर्थिक रूप से व्यवहार और सामाजिक रूप से टिकाई हो। मतलब ऐसे फसलों की वृद्धि पर ध्यान दिया जाए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए, जिसका नाम है सदाबहार हरित क्रांति। तो आज के जो क्लास है उसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप सिलेबस देखेंगे तो ये जो पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। मैं आपको एक बार और पढ़ के देता हूँ। इकाई 1 में देखेंगे भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में उसकी भूमिका, इसके अंतर्गत हरित क्रांति और श्वेत क्रांति लिखा हुआ है। तो हरित क्रांति तक हमने पढ़ लिया। अगली क्लास में श्वेत क्रांति के बारे में डिस्कस करेंगे। पंचायती राज का पूरा सिलेबस मैंने ख़त्म कर दिया था, अभी तक आपने पढ़ लिया होगा। आज की क्लास से संबंधित MCQs हम डिस्कस करते हैं हमेशा की तरह। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे ADO 2017 में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, 2012 में क्या पूछा गया था। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है? ADO 2017 में पूछा गया। तो मत्स्य मैंने बताया था मछली का आँख होता है नीला, नीली क्रांति। भारत में हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति इनमें से किन विशिष्ट व्यक्तियों का संबंध है? हरित क्रांति के जनक कौन है? MS स्वामीनाथन मैंने बताया था। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन। तो MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के, वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। हरित क्रांति मुख्य रूप से किसके उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई या किसके उत्पादन में सफल रही, ऐसा पूछा जा सकता है। 2012 में क्वेश्चन आया था।
अनाज फसल या खाद्यान्न फसल, अगर ऑप्शन में रहेगा तो खाद्यान्न फसल लेंगे। भारत में श्वेत क्रांति के मुख्य शिल्पकार कौन रहे? एडीओ 2012 में आया था श्वेत क्रांति के बारे में। वर्गीस कुरियन या वी कुरियन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी सही जवाब रहेगा। किसे भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड के रूप में माना जाता है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कृषि क्षेत्र को माना जाता है। कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। भारत की उन्नति और सभ्यता कृषि पर आधारित है, यह लॉर्ड मेयो ने कहा था। वर्तमान में देश में कितने प्रतिशत आबादी को रोजगार कृषि में मिल रहा है? हम देश की बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की नहीं, है ना। छत्तीसगढ़ में तो लगभग 80% लोग कृषि पर आजीविका से आधारित हैं। देश की हम बात करें तो देश में 58.2%, लगभग 60% लोग। आर्थिक समीक्षा 2021-22 भारत की हम बात करें, इसके अनुसार देश के सकल मूल्यवर्धन जीओए में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना रहा? मैंने बताया था आपको 18.8%, याद रखेंगे। देश में वर्ष 2020-21 में कृषि क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि कितनी देखी गई? हम बात करें 2020-21 तो 3.6% देखी गई, और यहाँ यहीं पे 21-22 लिखा रहता तो 3.9%। जैसे ये वाला क्वेश्चन, देश में 21-22 में कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है? 3.9%। वर्ष 2020-21 में के अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन अनुमानित है? कितने मिलियन टन अनुमानित है? मैंने पढ़ाया था 308.65 मिलियन टन। वर्ष 2020-21 में देश को निर्यात होने वाले आय का कितना परसेंट कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष रूप से आया? ये भी मैंने पढ़ा था 10.24%। छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग कितने प्रतिशत लोगों की आजीविका कृषि पर निर्भर है? आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 80%। राज्य के कितने परसेंट भाग में कृषि का कार्य किया जाता है? मैंने आपको बताया 50 से थोड़ा सा याद रखना एक्स्ट्रा, 51.6%। प्रदेश में कितने परसेंट लोग लघु एवं सीमांत श्रेणी के किसान में आते हैं? 82%। सीमांत किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, लघु किसान जिसके पास 1 हेक्टेयर और 2 हेक्टेयर के बीच हो, है ना, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर के बीच। और 1 हेक्टेयर में कितना एकड़ होता है? 2.47 एकड़। छत्तीसगढ़ राज्य को सर्वाधिक खाद्य उत्पादन की श्रेणी में कृषि कर्मण प्रथम पुरस्कार 5 करोड़ जो प्राप्त हुआ था, कब प्राप्त हुआ था? फरवरी 2020 में। वर्तमान में प्रदेश के सभी सिंचाई स्रोत से कितने परसेंट क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध है? मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ में याद रखना 36%। प्रदेश में वर्तमान में कितने वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाएं निर्मित की जा चुकी हैं? 8 वृहद, 37 मध्यम और 2477 लघु सिंचाई योजनाएं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कितनी कृषि उपज मंडियां कार्यरत हैं? अगर मंडी बोलेंगे तो 69 याद रखना, उप मंडी बोलेंगे तो 118 याद रखना। तो इसका आंसर उप मंडी 118 हो जाएगा। राज्य में फसल क्षेत्र का राज्य सकल घरेलू उत्पाद स्थिर भाव में भागीदारी वर्ष 2021-22 की हम बात करें तो कितना अनुमानित है? ये भी हमने पढ़ा था। राज्य की जीडीपी में जो फसल क्षेत्र का जो हिस्सेदारी है उसमें से जो पैसे की हम बात करें लाख रुपए, तो कितना अनुमानित है? 25,86,429 लाख रुपए। इसी को प्रतिशत में हम देखें, फसल क्षेत्र का जीडीपी में जो हिस्सेदारी प्रतिशत में हम बात करें छत्तीसगढ़ के हिसाब से तो कितना है? ये है आपका 10.09%। और छत्तीसगढ़ में फसल क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि कितना अनुमानित है? ये है आपका 3.95%। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब रहेगा। ये डेटा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तभी याद रहेगा, है ना। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1966-67 से। भारत में नीली क्रांति की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1985 से। अगर श्वेत क्रांति की बात करें तो 1970 के आसपास से। नीली क्रांति के जनक कौन है? नीली क्रांति के जनक है, मैंने आपको बताया था, नीला कृष्ण का बॉडी कलर रहता है नीला, तो अरुण कृष्णन ऐसे याद रखना। पीली क्रांति के जनक मैंने बताया था पी से पीला, पी से पित्रोदा, सैम पित्रोदा। गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? गुलाबी क्रांति के जनक है दुर्गेश पटेल। कुछ ऐसे हैं जिसका ट्रिक बन नहीं पा रहा है, आप खुद से बनाने की कोशिश करना।
रजत क्रांति याद रखेंगे इंदिरा गांधी। रजत क्रांति किससे संबंधित है? और अंडा उत्पादन से। सुनहरी क्रांति के जनक किसे माना जाता है? निरपक्ष टुटेज को। लाल क्रांति के जनक किसे माना जाता है? लाल क्रांति के जनक है विशाल तिवारी। भूरी क्रांति एवं प्रेरक प्रजनन क्रांति के जनक, ये तो आपको अच्छे से याद रखना चाहिए, लाल हीरालाल चौधरी। नीली क्रांति का संबंध किससे? मत्स्य पालन से, मछली का आँख नीला। पीली क्रांति का मतलब तेल का कलर पीला है ना, तो मतलब खाद्य तेलों में तिलहन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा प्याज है ना, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन प्याज उत्पादन से। काली क्रांति मैंने आपको बताया था पेट्रोलियम कोयला, ऐसे याद रखेंगे, तो काली क्रांति पेट्रोलियम खनिज कोयला उत्पादन। अब यहाँ पे काली क्रांति 2 बार हो गई, यहाँ पे आप याद रखना रजत या सिल्वर क्रांति, ऐसे लिख लेना है ना। रजत या सिल्वर क्रांति का संबंध किससे है? अंडा या मुर्गी उत्पादन। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? सुनहरी क्रांति का संबंध मैंने आपको बताया था फूल, गेंदा फूल याद रख लेना, कलर क्या रहता है? सुनहरा, तो बागवानी उत्पादन। गोल क्रांति आलू कैसा रहता है? गोल, तो गोल क्रांति का संबंध किससे है? आलू उत्पादन। लाल क्रांति लाल क्या रहता है? टमाटर मीट है ना, तो टमाटर और मांस उत्पादन लाल क्रांति। हरित सोना क्रांति बांस उत्पादन, हरित सोना क्रांति। बादामी क्रांति मसाला है ना, मसाले का उत्पादन बादामी क्रांति से संबंधित है। भूरी क्रांति, भूरी में मैंने बताया था आपको चमड़ा कोको, इसका उत्पादन जो है भूरी क्रांति। सदाबहार क्रांति का संबंध पर्यावरण की दृष्टि से जो सुरक्षित है ऐसे प्रोडक्ट को बढ़ावा देना, ये है सदाबहार क्रांति, ऑप्शन डी। प्रेरित प्रजनन से किससे संबंधित है? मछलियों से शुद्ध बीज प्राप्त करने का तरीका है। वर्ष 1960 में पीएल समझौता किनके बीच हुआ था? भारत और अमेरिका के बीच। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए हुआ था। रामलीला मैदान में जय जवान जय किसान का नारा किसने लगाया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? विश्व में माना जाता है नॉर्मन बोरलॉग को, और भारत में एम एस स्वामीनाथन को। किस वर्ष नॉर्मन बोरलॉग को शांति का पुरस्कार प्राप्त हुआ? 1970 में। और जो ये शब्द दिया गया था हरित क्रांति का शब्द, वो विलियम गॉड ने दिया था। अगर ईयर मैं नहीं बताऊंगा तो ईयर याद रखना, 1968 में दिया था। किस वर्ष नॉर्मन बोरलॉग को पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ? 2006 में। नॉर्मन बोरलॉग किस देश के नागरिक थे? अमेरिका के नागरिक थे, और उनका कार्यक्षेत्र था मैक्सिको। मैक्सिको का है, नॉर्थ अमेरिका का एक शहर है। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड ने। कब दिया? 1968 में। हरित क्रांति की प्रारंभिक सफलता किन देशों पर अधिक देखी गई? सबसे पहले मैक्सिको और भारतीय उपमहाद्वीप इसमें देखी गई। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत के समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे। भारत में हरित क्रांति शुरुआत के समय कृषि मंत्री थे सी सुब्रमण्यम। और राष्ट्रपति की हम बात करें तो कौन थे? राष्ट्रपति इस समय थे डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। और हरित क्रांति के जनक भारत में एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा किस फसल को लाभ मिला? सबसे ज़्यादा गेहूं को लाभ मिला, इसलिए गेहूं क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति को शुरू किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। हरित क्रांति कृषोन्नति योजना कब शुरू किया गया? हरित क्रांति कृषोन्नति योजना 2005 में शुरू किया गया। उत्पादकता में वृद्धि केवल उन्हीं उत्पादों में होनी चाहिए जो पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित हो, आर्थिक रूप से व्यवहार और सामाजिक रूप से टिकाऊ हो। ये किस योजना का उद्देश्य है? हरित क्रांति सदाबहार हरित क्रांति। सदाबहार हरित क्रांति याद रखेंगे, ये ऑप्शन 20 का सही जवाब है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, लोगों को बता देना कि एडीओ क्लासेस चालू हो गई है और जितनी जल्दी चाहे आप जुड़ सकते हैं हमसे, बहुत नॉमिनल फ़ीस है। डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, और फेसबुक को भी आप चाहें तो लाइक कर सकते हैं। हम इंस्टाग्राम पे भी, इंस्टाग्राम आईडी ये है, यहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।